एक्सप्लांट के बाद अगला नंबर किसका आता है? देखिए एक्सप्लांट के बाद नंबर आता है कैलस का, ठीक है, किसका? कैलस का। कैलस, अब कैलस क्या है? ये विसंवर्धित विभजोतकी कोशिकाओं का असंगठित समूह होता है, ठीक है। संवर्धित विभजोतकी कोशिकाओं का असंगठित समूह है, इसको हम क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि प्लांट जो होता है उससे क्या लिया जाता है? एक्सप्लांट लिया जाता है। एक्सप्लांट्स को क्या किया जाता है? स्टरलाइजेशन किया जाता है उसका, ठीक है। उसका स्टरलाइजेशन करके उसे जो माध्यम है, मीडियम, उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है कल्चर मीडियम में, ठीक है। कल्चर मीडियम में जब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो फिर उसमें क्या होता है? विभाजन होता है, डिवीजन होता है, यानी कि कोशिका विभाजन होगा, फिर क्या बनेगा? कैलस बनेगा, ठीक है। तो ये कैलस यहाँ बनता है और ये कैसा होता है? ये अनडिफरेंटिएटेड होता है, यानी कि अनडिफरेंटिएटेड का मतलब है कि अविभेदित होता है। अभी इसमें विभेदन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है? डिफरेंटिएशन होता है, ठीक है, यानी विभेदन होता है। और विभेदन के बाद क्या बनता है? प्लांटलेट बनता है, यानी कि पहले प्लांटलेट बनने से पहले जब विभेदन होगा तो फिर क्या बनेगा? ऑर्गेन्स बनेंगे, ठीक है। अंगों का निर्माण होगा, उत्तकों का निर्माण होगा, फिर अंगों का निर्माण होगा और फिर उसके बाद प्लांटलेट बन जाता है। और प्लांटलेट को जब फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं तो नया पादप बन जाता है। तो ये जो कैलस है वो क्या है? संवर्धित विभजोतकी कोशिकाओं का असंगठित समूह है, क्योंकि जब कल्चर मीडियम में एक्सप्लांट की कोई कोशिका विभजोतकी कोशिका ही मान लेते हैं हम, तो इस विभजोतकी कोशिका को जब कल्चर मीडियम में डाला गया तो ये क्या हो गया? संवर्धित हो गया। तो संवर्धित विभजोतकी कोशिकाओं का फिर आगे क्या बन जाता है? असंगठित समूह बन जाता है विभाजन से, और वो असंगठित समूह क्या कहलाता है? वो ही कैलस कहलाता है। ये आपको याद रखना है। कैलस की परिभाषा बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। अगला क्या है? नंबर नेक्स्ट वो है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? कोशिका भित्ति रहित कोशिका होती है, ठीक है। अगला जो है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट किसको कहेंगे हम? सेल वाल रहित सेल, ठीक है। कोशिका भित्ति रहित कोशिका होती है। हम सब जानते हैं कि पादप कोशिकाओं में उनके बाहर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, ठीक है। और इसके अंदर एक झिल्ली होती है इस तरह से, इसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन की कोशिका झिल्ली, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये वाली। और फिर इसके बाद जो अंदर है केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होते हैं, ये इस कोशिका में पाए जाते हैं। तो अगर ये कोशिका भित्ति नहीं है, ठीक है, तो बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है अंदर वाला विद मेम्ब्रेन, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो कोशिका भित्ति रहित कोशिका क्या कहलाएगी? प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। आगे चलते हैं। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? निजर्मीकरण। निजर्मीकरण इसको क्या कहेंगे? देखिए निजर्मीकरण का मतलब होता है सूक्ष्म जीवों का समूल उन्मूलन। सूक्ष्म जीवों का समूल विनाश क्या कहलाता है? निजर्मीकरण कहलाता है। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीवों को हटाया जाता है, उनका उन्मूलन किया जाता है, उनका विनाश किया जाता है, ताकि वो संवर्धन माध्यम या संवर्धित होने वाली कोशिका को बाधित ना करे, उसकी उपापचयी क्रियाओं को बाधित ना करे। इसलिए उन सूक्ष्म जीवों को पहले हटाया जाता है और उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निजर्मीकरण कहते हैं। अब जो सरफेस स्टेरिलाइजेशन क्या है? जो सरफेस स्टेरिलाइजेशन है उसको हम कहते हैं सतही
निजर्मीकरण। ठीक है, इसमें क्या होता है, सतही निजर्मीकरण में कोई भी जैसे उत्तक है, ये जैसे उत्तक है, तो इस उत्तक के बाहर यहाँ से इस अगर पूरे उत्तक को लेना है तो इसकी सतह पर मौजूद सूक्ष्म जीवों को हटाया जाता है। ठीक है, या अगर एक कोशिका है तो कोशिका भित्ति पर उपस्थित सूक्ष्म जीवों को हटाया जाता है। ठीक है, इस तरह से सतह का निजर्मीकरण किया जाता है। तो उत्तक संवर्धन में प्रयुक्त होने वाले क्या कहेंगे हम, उत्तक संवर्धन में कर्तोतकों की सतह से, कर्तोतकों की यानी एक्सप्लांट्स जो होते हैं की सतह से सूक्ष्म जीवों का विनाश। ठीक है, वो जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं सतही निजर्मीकरण। आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगला है इनोकुलेशन यानी कि संरोपण। जो उत्तक संवर्धन में अगली प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, इनोकुलेशन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सरोपण कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, सरोपण, या इसको हम हिंदी में निवेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, निवेशन। ठीक है, इसको निवेशन भी कहा जाता है। ये क्या है, देखिए जो सतही निजर्मीकृत कर्तोतक होते हैं उनको फिर संवर्धन माध्यम पर ट्रांसफर किया जाता है। जो सतही निजर्मीकृत एक्सप्लांट को संवर्धन माध्यम कोई भी हो सकता है, जैसे MS मीडियम होता है सबसे उत्तम दर्जे का, इसके अलावा B6 होता है, में ट्रांसफर करना। ठीक है, ट्रांसफर करना, ये जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, इनोकुलेशन कहते हैं, यानी संरोपण कहते हैं। कोई भी एक्सप्लांट है तो उसको हम क्या कहेंगे, पहले तो उसका निजर्मीकृत उसको कर लेंगे, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लांट को हम क्या करेंगे, MS मीडियम में ट्रांसफर कर देंगे। किसके लिए, कैलस निर्माण के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, इन विट्रो क्या है, पात्रे हिंदी में कहते हैं। इसको हम कैसे बताएंगे कि परख नली, फ्लास्क, बोतल, कांच या प्लास्टिक के पात्रों में संवर्धित करने की जो प्रक्रिया है, परख नली, ठीक है, बोतल, फ्लास्क या कांच के पात्रों में संवर्धन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इन विट्रो कहलाती है। ठीक है, पात्रे कहते हैं। क्लोन किसे कहेंगे, अब इन विट्रो में क्या किया जाता है कि कोई परख नली ली जाती है, ठीक है, कोई बोतल ली जाती है, फ्लास्क लिया जाता है, क्लियर, और इसके साथ साथ जैसे कोई वाच ग्लास है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, और स्लाइड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कांच के पात्र होते हैं ये वाच ग्लास और स्लाइड, तो उनका भी उपयोग किया जाता है। कोई फ्लास्क है उसका उपयोग किया जाता है। यानी कि उत्तक संवर्धन की तकनीक को जब हम प्रयोगशाला में किसी पात्र में कंप्लीट करवाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पात्रे। और इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, क्लोन। अलैंगिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा, अब आपको याद रखना है क्लोन का निर्माण कब होता है, अलैंगिक जनन द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अलैंगिक जनन द्वारा मात्र पादप के समान विकसित संततियां, ठीक है, मात्र पादप के समान विकसित संतति क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। ठीक है, क्लोन हम किसे कहेंगे, अलैंगिक जनन द्वारा, लैंगिक जनन नहीं, अलैंगिक जनन द्वारा मात्र कोशिका के समान विकसित संतति को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो ये प्रक्रिया है इससे हम क्लोन ही बना रहे हैं। एक तरह से पादप कोशिका को जब हमने एक्सप्लांट के रूप में उसका उपयोग किया है तो वहाँ पर हमने क्या किया है, उसी कोशिका से नया पादप बना दिया है विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्लोन बनाना भी कह सकते हैं। कायिक भ्रूण क्या होता है,
कायिक भ्रूण जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियोइड, सोमेटिक एम्ब्रियो कहते हैं, सॉरी सोमेटिक एम्ब्रियो, हिंदी में क्या कहेंगे, कायिक भ्रूण। ठीक है, कायिक भ्रूण किसे कहेंगे, कायिक कोशिकाओं से विकसित भ्रूण क्या होता है, कायिक भ्रूण होता है। ठीक है, कायिक कोशिकाओं से विकसित भ्रूण क्या कहलाता है, वो कहलाता है कायिक भ्रूण। जैसे हमने लिया पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन को हम कायिक कोशिका भी कायिक कोशिका से है तो पोलन ग्रेन नहीं लेंगे। कायिक कोशिकाओं से मतलब होता है कि पौधे की किसी भी कायिक कोशिका का जब उपयोग किया जाता है, यानी कि उसकी प्लांट बॉडी से किसी कोशिका को लेकर के फिर उससे आगे भ्रूण का विकास करवाया जाए, तो ऐसे जो बनेगा भ्रूण उसको हम क्या कहते हैं, कायिक भ्रूण कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से कृत्रिम बीज होता है, वो भी इसी प्रकार से बनता है, कायिक कोशिकाओं से कृत्रिम बीज का निर्माण करवाया जाता है। अब देखिए भ्रूणाभ क्या होता है, भ्रूणाभ एम्ब्रियोइड, ये बहुत बार पूछा जाता है, एम्ब्रियोइड क्या है, भ्रूणाभ क्या है, देख लेते हैं क्या है। भ्रूणाभ हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्ब्रियोइड। ये क्या है, देखिए पात्रे विधि द्वारा कायिक कोशिकाओं से विकसित भ्रूण जैसी संरचनाएं, पात्रे विधि द्वारा कायिक कोशिकाओं से निर्मित भ्रूण जैसी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, भ्रूण जैसी स्ट्रक्चर होती है, ना कि भ्रूण होता है। ठीक है, तो उसको हम भ्रूणाभ कहते हैं। क्या कहेंगे, भ्रूणाभ कहते हैं। जैसे कैलस है, कैलस को हम भ्रूणाभ कह सकते हैं क्योंकि कायिक कोशिका से बना हुआ एक भ्रूण सदृश है, एक तरह का वो उत्तक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, कैलस को हम कह सकते हैं ना एम्ब्रियोइड। यानी कि हमने क्या देखा था कि जब उसको कल्चर मीडियम पर ट्रांसफर करवाया, फिर विभाजन हुआ और विभाजन के बाद कैलस बना, तो कैलस कैसा है, अविभेदित है। ठीक है, अविभेदित समूह होता है, फिर इसका विभेदन होता है, तो इसको हम क्या बता सकते हैं कि ये एक तरह का क्या है, कायिक कोशिकाओं से निर्मित भ्रूण जैसी संरचना है, तो इस कैलस को हम भ्रूणाभ का एग्जाम्पल बता सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, ठीक है, माइक्रो प्रोपरेशन। ठीक है, सूक्ष्म संवर्धन क्या है, देखिए सूक्ष्म संवर्धन को हम किस तरह से बता सकते हैं कि उत्तक संवर्धन तकनीक से विकसित पादप, क्या कहेंगे, उत्तक संवर्धन तकनीक से विकसित पादप। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कह सकते हैं या पादप जनन कहते हैं इसको। ठीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, उत्तक संवर्धन तकनीक से विकसित पादप जनन, उसको हम कहेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन। तो इसके अंदर वही उत्तक संवर्धन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो इसके अंदर आ जाती है। अब देखिए कुछ वैज्ञानिकों का योगदान पढ़ लेते हैं हम, कौन कौन से वैज्ञानिकों का, एक दो महत्वपूर्ण योगदान जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। देखिए सबसे पहले तो 1902 में चलते हैं, 1902 की बजाय सबसे पहले हम चलेंगे 1665 में। ठीक है, तो कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। ठीक है, फिर उसके बाद 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया गया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लीडन व स्वान ने दिया। ठीक है, फिर 1855 में एक नई कोशिका
पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। ठीक है, ये किसने बताया था? ये बताया था रुडोल्फ विर्च्यू ने। ठीक है, ये इसने बताया था। क्लियर? इसके बाद 1902 में आते हैं। 1902 में गोटेलिब हैबरलैंड ने कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर यानी कि इन विट्रो कंडीशन में कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर पादप कोशिका संवर्धन का प्रथम प्रयास किया था। पादप संवर्धन का प्रथम प्रयास किया। ठीक है, किसने किया था? गोटेलिब हैबरलैंड ने किया था। और गोटेलिब हैबरलैंड ने यह भी बता दिया था कि ये कोशिका से संपूर्ण पादप का विकास होता है। ठीक है, अंग संवर्धन के बारे में किसने बताया था? 1922 का पीरियड है। 1922 में जे रॉबिन्स और डब्ल्यू कोटे ने 1922 जे रॉबिन्स व डब्ल्यू कोटे ने अंग संवर्धन तकनीक बताई। ठीक है, अंग संवर्धन तकनीक बताई। अंग संवर्धन तकनीक में क्या किया जाता है कि पूरा ही अंग ले लिया जाता है, फिर उसका संवर्धन करवाया जाता है, ना कि एक कोशिका, ना कि प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, ना ही कोई कायिक कोशिका, पूरा ही अंग ले लिया जाता है और उसी अंग से फिर आगे क्या किया जाएगा। अब जैसे अंग संवर्धन में मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं, जैसे गुलाब होता है, ठीक है, तो गुलाब को अगर हम इन विट्रो ना करके हम क्या करते हैं, गुलाब की कलम निकाल लेते हैं, फिर उस कलम क्या है, एक तरह का भाग है, तना है, तो वो तना क्या है, पादप का अंग है। तो हमने क्या किया कि उस कलम को बाहर निकाल लिया और कलम को फिर दूसरी जगह प्रत्यारोपित कर दिया, फिर उसके बाद उस कलम से गुलाब फिर से आ जाता है। तो इस प्रकार की जो अंग संवर्धन की तकनीक है उसके बारे में जे रॉबिन्स और डब्ल्यू कोटे ने बताया था। हालांकि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि अंग संवर्धन किस तरह से होता है। अंग संवर्धन इन विट्रो कंडीशन में भी होता है, यानी कि जिस तरह से संवर्धन माध्यम के लिए हमने एक कोशिका को लिया है, उसकी जगह हम पूरे अंग को भी, पादप अंग को भी ले सकते हैं। वो पादप अंग कोई पत्ती हो सकता है, कोई अगर हम बात करें कोई स्टेम का भाग हो सकता है, ठीक है, कोई पत्ती का भाग हो सकता है या पत्ती पूरी हो सकती है, ठीक है, कोई फ्लावर हो सकता है या फ्लावर का कोई पार्ट हो सकता है। तो इस तरह से पूरा अंग ले लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो FW वेंट है 1922 में तो ये बता दिया था प्रो व मूल शीर्ष का सफलतापूर्वक संवर्धन कर अंग संवर्धन तकनीक के बारे में किसने बताया था? जे रॉबिन्स और डब्ल्यू कोटे ने बताया था। और उसके बाद 1926 में FW वेंट ने 1926 में FW वेंट ने वृद्धि हार्मोन, अब आप रिमाइंड कीजिए, मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास में, जो काफ़ी पहले हमने क्लास हुई थी तब उसमें मैंने आपको बताया था वृद्धि हार्मोन एक तरह से ग्रोथ रेगुलेटर 5 प्रकार के होते हैं, वृद्धि नियंत्रक हार्मोन उनको कहते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर 5 प्रकार के मैंने बताए थे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, थाइलिन और एब्सिसिक एसिड, जिसमें से पहले 4 तो वृद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं और एब्सिसिक एसिड वृद्धि को कंट्रोल यानी कि वृद्धि को कम करने वाला हार्मोन होता है। तो FW वेंट ने वृद्धि हार्मोन, कौन से वृद्धि हार्मोन? ऑक्सिन को IAA इंडोल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि ऑक्सिन क्या होता है, इंडोल एसिटिक एसिड होता है, जो कि नेचुरल भी होता है और इसको सिंथेटिक रूप से भी बनाया जाता है, कृत्रिम रूप से भी इसको हम बना सकते हैं। जैसे ब्यूटारिक एसिड होता है, नैप्थलीन ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एक तरह का आर्टिफिशियल है, ठीक है। ये प्राकृतिक पाया जाता है ऑक्सिन, और ऑक्सिन का काम क्या होता है, ये ग्रोथ को बढ़ाता है, यानी कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। एलोंगेशन, मुख्य काम इसका क्या होता है, एलोंगेशन का, कोशिका विवर्धन का काम करता है। तो FW वेंट ने वृद्धि हार्मोन की खोज की थी, क्योंकि वृद्धि हार्मोन के बिना उत्तक संवर्धन बेकार है, क्योंकि वो भी जरूरी है। इसके बाद देखिए, संवर्धन माध्यमों की स्थापना किसने की थी?
तो 1926 में तो ग्रोथ हार्मोन का निर्माण हुआ और उसके बाद देखिए जो 1939 का टाइम है, 1939 उस टाइम में गोथर्ड, इसके बाद वाइट और नोवेकोर्ड, कौन कौन से वैज्ञानिक, गोथर्ड, वाइट व नोवेकोर्ड, इन्होंने सबसे पहले संवर्धन माध्यम बनाए। ठीक है, सबसे पहले संवर्धन माध्यम बनाने का काम किसने किया था, इन्होंने किया था। ठीक है, इसके बाद देखिए वान ओवरबीक, वान ओवरबीक ने 1941 में, वान ओवरबीक ने संवर्धन माध्यम में कोकोनट मिल्क का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, वान ओवरबीक ने क्या कहा था कि जो कोकोनट मिल है उसके अंदर वृद्धिशील हार्मोन पाए जाते हैं, वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सिन वगैरह हैं, ये सारे पाए जाते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले संवर्धन माध्यम में कोकोनट मिल्क का प्रयोग भी किया था। ठीक है, आप देखिए पृथक 1946 में प्लांट क्लोनिंग, ठीक है, प्लांट क्लोनिंग किसने की थी, प्लांट क्लोनिंग यानी कि जो अगर हम ये कहें कि प्रोसीड्स संवर्धन के द्वारा संपूर्ण पादप का निर्माण, तो उसको हम क्लोनिंग कह सकते हैं। तो प्लांट क्लोनिंग किसने बताई थी, ई बॉल ने बताई। ठीक है, ई बॉल ने बताई। ठीक है, इसके बाद 1946 के बाद 1954 में मूरे ने, 1954 में, ठीक है, WH मूरे इन्होंने क्या किया, इन्होंने पृथक एकल कोशिका संवर्धन बताया था। पृथकित एकल कोशिका संवर्धन, ठीक है, ये किसने बताया था, WH मूरे ने बताया था। इसका मतलब यही है कि किसी भी पादप से एक कोशिका को अलग किया गया है, फिर उसको वातावरणीय जो प्रयोगशाला वातावरण है वहाँ पर उसको क्या किया गया, निजर्मीकृत किया गया, फिर उसको संवर्धन माध्यम पर ट्रांसफर करवाया गया, फिर कैलस का निर्माण करवाया गया, फिर नए पादप का निर्माण करवाया गया। तो इस तरह से पृथक की गई एकल कोशिका से नए पादप का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो WH मूरे ने बताई थी। रेनल्ट ने निलंबन संवर्धन का बताया था, गाजर में निलंबन संवर्धन 1959 में जे रेनल्ट ने गाजर में निलंबन या गाजर द्वारा निलंबन संवर्धन बताया। ठीक है, निलंबन संवर्धन का मतलब क्या होता है कि जो एक्सट्रैक्ट होता है जीवद्रव्य का, जो कि रासायनिक पदार्थ है जो जीवद्रव्य में निहित रहता है, या हम जीवद्रव्य सार भी उसको कह सकते हैं, तो उस निलंबन का क्या किया गया, आगे संवर्धन किया गया, यानी कि कोशिका का विकास करवाया गया। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो जे रेनल्ट ने बताई थी। इसके बाद देखिए मुरासीके और स्कोब ने, एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देखिए एक तरह का खजाना है ये, अच्छी तरह से अगर आप पढ़ लेते हो तो। मुरासीके और स्कूब ने, मुरासीके और स्कूब ने 1962 में मुरासीके व स्कूब ने क्या बनाया था, MS मीडियम बनाया था, जो सबसे ज़्यादा काम लिया जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर में। क्या किया गया, मुरासीके और स्कूब द्वारा संवर्धन माध्यम MS मीडियम का विकास करवाया गया। ठीक है, या विकास किया गया, MS मीडियम का निर्माण किया, जिसको सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है संवर्धन तकनीक में। ठीक है, गुहा और माहेश्वरी ने 1964 में, गुहा और माहेश्वरी 1964 में
गुहा व माहेश्वरी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो धतूरा का जो प्राकण है उससे अगुणित पादप का निर्माण किया गया। ठीक है, धतूरा क्या होता है, धतूरा होता है डेटूरा स्ट्रूमेरिया, इसका बोटेनिकल नेम है। ठीक है, के पराग कणों से संपूर्ण अगुणित पादप, ठीक है, अगुणित पादप का निर्माण किया। ठीक है, यानी इन विट्रो कंडीशन में इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया कि पराग कण से ही अगुणित पादप बना दिया। आगे चलते हैं, गुहा और माहेश्वरी के बाद मेल्चर ने कायिक संकर पोमेटो का विकास किया। कब किया, जो जी मेल्चर है, जी मेल्चर्स, इन्होंने 1978 में, कब, 1978 में टमाटर व आलू की संकरण जाति क्या बनाई, पोमेटो बनाई। ठीक है, कहाँ बनाई, इन विट्रो कंडीशन में, पादप उत्तक तकनीक द्वारा, पादप उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा ही इन्होंने इस प्रकार से इसका निर्माण किया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसके पद हैं जो कि पादप उत्तक संवर्धन तकनीक से रिलेटेड हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद करेंगे। कुछ एक दो और भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एम.डी. चिल्टन ने 1983 में एम.डी. चिल्टन ने धतूरा जो होता है, तंबाकू जो होता है उसमें ट्रांसजेनिक पादपों का विकास किया। तंबाकू के निकोटियाना टेबेकम होता है तंबाकू के ट्रांसजेनिक प्लांट का निर्माण किया। ठीक है, ट्रांसजेनिक पादपों का निर्माण कैसे होता है मैंने आपको बताया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग में ट्रांसजेनिक पादप कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद करने हैं। कल हम जानेंगे कि जो संवर्धन तकनीक है उसके लिए क्या क्या आवश्यक संसाधन होने चाहिए, और फिर संवर्धन माध्यम क्या है, और फिर उसके बाद पूरी टेक्निक को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।